गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एम सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। आज से हम चालू करने जा रहे हैं साइंस, और यह साइंस का पहला नंबर लेक्चर होगा, ठीक है। और कहने का मतलब यह ऑल स्टेट पीसीएस, ठीक है, और यूपीएससी और खास करके बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यह अदर एग्जामिनेशन के लिए भी यह बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए आज हम पहला नंबर लेक्चर चालू करने जा रहे हैं, और यह बायोलॉजी का पहला चैप्टर करने का मतलब जीवों में पोषण, न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म से चालू करने जा रहे हैं। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल @m सिविल सर्विस पर उपलब्ध है, वहाँ से जाकर के आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आज हम किस किस चीज़ पर चर्चा करेंगे, कार्यसूची हम देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम कहने का मतलब चर्चा करेंगे आहार क्या होता है, फूड। उसके बाद हम भोजन के घटक को देखेंगे, भोजन के घटक कौन कौन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इस सब पर बारी बारी से बहुत ही व्याख्या तरीका से बात करेंगे। और उसके बाद हम विटामिन्स पर चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद मिनरल्स, खनिज पदार्थ पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे बैलेंस डाइट, करने का मतलब संतुलित आहार पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद मैल न्यूट्रिशन, जिसको बोला जाता है कुपोषण, उस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे किस पर, कम वजन, उसमें आएगा स्टंटिंग और ही वेस्टिंग का भी चर्चा करेंगे। उसके बाद आएगा हिडन हंगर, जिसे बोला जाता है छिपी हुई भूख। उसके बाद हम चर्चा करेंगे ओबेसिटी, जिसको बोला जाता है मोटापा। इतने सारे टॉपिकों पर हम अभी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए बारी बारी से हम इन सभी पर चर्चा करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं आहार, फूड, ठीक है। तो फूड पर हम बारी बारी से चर्चा करते हैं। देखिए फूड, आहार में हम किस किस चीज़ पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए पहले हम चर्चा करेंगे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। उसके बाद वसा, उसके बाद करने का मतलब मिनरल्स पर चर्चा करेंगे, खनिज पदार्थ पर। उसके बाद डाइट फाइबर, जिसको बोला जाता है आहार तंतु या तंतु रेशे भी बोला जाता है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे वाटर पर। तो चलिए अब हम देखते हैं किसको, बारी बारी से सबको देखते हैं। पहले देखते हैं हम कार्बोहाइड्रेट को। तो चलिए अब हम देखते हैं फूड, कहने का मतलब आहार में हम पहला कंपोनेंट देखेंगे किसको, तो कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट के भी क्या होते हैं, दो प्रकार होते हैं। किसका, कार्बोहाइड्रेट का पहला प्रकार को हम बोलते हैं सरल, और दूसरे को हम बोलते हैं कौन सी, जटिल, ठीक है। और सरल वाला जो यहाँ पर ये सरल वाला फिर क्या प्रकार होता है, दो प्रकार होता है, ठीक है। पहला का बोला जाता है मोनोसेकेराइड, उसके बाद बोला जाता है डाइसेकेराइड। यहाँ तक क्लियर है। और कहने का मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन होता है, तो यही सरल वाला जो दिखाई दे रहा है, सरल वाला जो कार्बोहाइड्रेट होता है वही मीठा कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। और कहने का मतलब जटिल जो कार्बोहाइड्रेट दिखाई दे रहा है यह गैर मीठा कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। अब हम आते हैं मोनोसेकेराइड पर। देखिए तो मोनोसेकेराइड कहने का मतलब मोनो लिखा हुआ है यहाँ पर ही, मोनो, तो मोनो का मतलब होता है एक, और यह कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट की क्या है, सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। कहती है तो सबसे छोटी इकाई है। अगर पूछ देखें कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो कार्बोहाइड्रेट। अगर पूछ दे कार्बोहाइड्रेट के कंपोनेंट कौन कौन से, यौगिक कौन कौन से हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और कार्बोहाइड्रेट के क्या प्रकार होते हैं, तो दो, एक होता है सरल, एक होता है जटिल। यहाँ तक क्लियर है। अब आता है सरल भी क्या प्रकार से टूटता है, तो दो प्रकार से, एक होता है मोनोसेकेराइड और एक होता है डाइसेकेराइड, ठीक है ना। मोनो का मतलब होता है क्या, एक, और डाई का मतलब होता है दो। तो देखिए मोनो कहने का मतलब इसमें एक ही प्रकार के क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट होंगे। और डाई कहने का मतलब बोला है तो डाई में कितने प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होंगे, दो प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होंगे। तो देखिए मोनोसेकेराइड में आते हैं कौन, राइबोज, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रुक्टोज, उसके बाद आता है ग्लूकोज, उसके बाद आते हैं कौन सी, तो गैलेक्टोज। तो देखिए तो राइबोज किस में पाया जाता है, तो यह राइबोज डीएनए और आरएनए में पाया जाता है। और फ्रुक्टोज शहद में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, शहद में। और यह फ्रुक्टोज सर्वाधिक मीठे कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अगर पूछ दिया जाए कि कार्बोहाइड्रेट का कौन सा रूप है सर्वाधिक मीठा होता है, तो वो होता है फ्रुक्टोज। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आता है ग्लूकोज, यह ग्लूकोज फल, सब्जी, उब्जी इत्यादि में पाया जाता है, कौन चीज़, तो ग्लूकोज। उसके बाद आता है गैलेक्टोज, जो किस में पाया जाता है, दूध उत्पाद में पाया जाता है, कौन चीज़, गैलेक्टोज। ये हो गया मोनोसेकेराइड, इसमें कार्बोहाइड्रेट कितने थे, एक। अब हम आते हैं, लिखा हुआ है डाइसेकेराइड, डाई का मतलब होता है दो, तो इसमें कितने कार्बोहाइड्रेट होंगे, दो। पहला आता है सुक्रोज, क्या बोला जाता है उसको, सुक्रोज। देखिए इसको जूम कर देते हैं, चलिए, ठीक है। तो देखिए पहला हो गया सुक्रोज कहने का मतलब है फ्रुक्टोज और किस से, गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है, ठीक है। अगर पूछ दिया जाए सुक्रोज कहने का तो किस में पाया जाता है, यह चीनी में पाया जाता है। तो किस किस से मिलकर बना होता है, तो यह फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज से मिलकर के बना होता है। उसके बाद आता है लैक्टोज, यह दूध उत्पाद में पाया जाता है, ठीक है ना। अगर आपको ये पीडीएफ दिखाई नहीं दे रहा है तो अगर आप इसको हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर के डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको फ्रेश पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा तो थोड़ा सा कष्ट का सामना करें, ठीक है, आगे सब सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो लैक्टोज किस में पाया जाता है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज, ठीक है। कहने का मतलब लैक्टोज किस किस से मिलकर बना होता है, तो लैक्टोज किससे मिलकर होता है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर के बना होता है। उसके बाद आता है माल्टोज, क्या होता है, माल्टोज। तो माल्टोज किसके, कौन कौन चीज़ से मिलकर बना होता है, तो माल्टोज ग्लूकोज और
ग्लूकोज से मिल करके बना होता है। और यह माल्टोज किस में पाया जाता है? तो यह रोटी में पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो देखिए, तो मोनोसेक्राइड का उदाहरण कौन कौन बताया? तो राइबोज, उसके बाद आता है कौन? फ्रुक्टोज, उसके बाद कौन? ग्लूकोज, और कौन? गैलेक्टोज। ठीक है, अगर पूछ दे कि राइबोज किस में पाया जाता है? तो डीएनए आरएनए में। फ्रुक्टोज किस में पाया जाता है? तो शहद में। और ये ग्लूकोज किस में? तो फल सब्जी इत्यादि में पाया जाता है। और गैलेक्टोज पूछ दिया जाए तो दूध उत्पाद में पाया जाता है। अब हम देखें डाइसेक्राइड का एक रूप था कौन? सुक्रोज। ठीक है, यह सुक्रोज किस में पाया जाता है? तो चीनी में पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर है? और सुक्रोज किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है? तो यह बना होता है फ्रुक्टोज और ये लैक्टोज से मिलकर। किससे? गैलेक्टोज से मिलकर के। फ्रुक्टोज और ये गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। और ये लैक्टोज किससे मिलकर के बना हुआ है? तो यह लैक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर के बना होता है। और यह लैक्टोज किस में पाया जाता है? तो दूध उत्पाद में। उसके बाद आता है माल्टोज। ठीक है, तो माल्टोज किस में पाया जाता है? तो रोटी में पाया जाता है। ठीक है, और माल्टोज किससे मिलकर बने होते हैं? तो यह ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर के बने होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए, अब यह हो गया सरल कहने का मतलब सरल कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो सरल कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार का होता है, मोनोसेक्राइड और ये डाइसेक्राइड। इसको आप लोग जान गए। अब हम आते हैं जटिल को बोला जाता है पॉलीसेक्राइड। क्या बोला जाता है? पॉलीसेक्राइड। इसमें आते हैं कौन? पहला नंबर में स्टार्च, उसके बाद आता है ग्लाइकोजन, उसके बाद आता है सेलुलोज। तो स्टार्च का काम क्या होता है कि ये पौधे में ऊर्जा संचय करते हैं। ठीक है, पौधों में अगर पूछ दिया कि पौधों में ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? तो स्टार्च के रूप में होता है। ठीक है, और अब हम आते हैं दूसरा क्या बोला जा रहा है? ग्लाइकोजन। क्या बोला जा रहा है? ग्लाइकोजन। ठीक है, तो ग्लाइकोजन यह जीवों में ऊर्जा संचय। अगर पूछ दिया कि जीवों में ऊर्जा का संचय किस रूप में किया जाता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। आगे हम चर्चा करेंगे ग्लाइकोजन पर। अगर पूछ दिया जाए कि पौधों में ऊर्जा संचय किस रूप में किया जाता है? तो स्टार्च के रूप में। उसके बाद आता है सेलुलोज कहने कहते हैं घास, लकड़ी, तना उना इत्यादि में पाया जाता है कौन चीज़? तो सेलुलोज। ये हो गया कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। चलिए, अब हम कार्बोहाइड्रेट का उपयोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट के उपयोग कहाँ होता है? कहने का तो ये शरीर के ईंधन के रूप में कार्य करते हैं। ईंधन देने का काम कौन करते हैं हमारे शरीर में? कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद जोड़ों के स्नेहक कहने का मतलब लुब्रिकेंट के रूप में भी काम आते हैं। कहने का मतलब जहाँ पर हड्डी उड्डी का जोड़ होता है उस पर लुब्रिकेंट स्नेहक के रूप में काम करते हैं कौन चीज़? कार्बोहाइड्रेट। अगर यह कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होता है हड्डी के, तो हड्डी के जोड़ पर क्या होने लगता है? दर्द करने लगता है, पेन होने लगता है। यहाँ तक क्लियर है? अब हम आते हैं देखिए शरीर के अंदरूनी अंगों की सुरक्षात्मक आवरण के रूप में। देखिए, अगर आप लोग भोजन करते हैं तो भोजन हमारे से कहाँ, भोजन फूड पाइप के माध्यम से कहाँ पहुँचता है? अमाशय के पास पहुँचता है। ठीक है, और यह अमाशय में कौन अम्ल होते हैं? तो HCl होते हैं। ठीक ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं। और यह भोजन को क्या बना देते हैं? तो अम्लीय बना देते हैं। अब भोजन यहाँ से अम्लीय हो गया तो उसके बाद आंत में जाते हैं। तो अगर आंत में जाएंगे, अगर आंत में जाने के बाद यह क्या कर सकते हैं? आंत के जो अंदरूनी पाइप है इसको क्या कर सकते हैं? क्षति पहुँचा सकते हैं। तो इसलिए क्षति नहीं पहुँचाने के लिए इसके अंदर से एक आवरण लगा होता है, एक आवरण जैसा होता है। ठीक है, उसी को बोला जाता है कौन चीज़? उसी को बोला जा रहा है, यही आवरण जो बना होता है किससे बना होता है? तो यह कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। ठीक है, अंदरूनी वाला आवरण। ठीक है, तो देखिए, तो शरीर के अंदरूनी अंगों के सुरक्षात्मक आवरण के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब इसको मिटा देते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब हम आगे देखते हैं। देखिए, और बोला जा रहा है कि जीवों के बाह्य कंकाल के रूप में। ठीक है, जिसको बोला जाता है चिटिन्स। ठीक है, कहने का मतलब जीवों के बाह्य कंकाल के रूप में। कहने का कुछ ऐसे जीव होते हैं जो जिसका बाह्य कंकाल जो है कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है, जो आप पढ़े होंगे स्टारफिश। ठीक है, और ये स्टारफिश का कहने का मतलब जो जीव है उसका बाह्य कंकाल कैसा होता है? तो वह कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। अब हम आते हैं दूसरा का नंबर पॉइंट में बोला जा रहा है माँ का गाढ़ा पीला दूध, जिसको कल से बोला जाता है कैलेस्ट्रॉम। माँ का जो गाढ़ा पीला दूध होता है वो भी किसके कारण होता है? तो यह कार्बोहाइड्रेट के कारण होता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए, हो गया। अब करने का मतलब थकारोधी तत्व हेपरिन के निर्माण में। किसके निर्माण में? हेपरिन के निर्माण में। देखिए, आपका ब्लड आपके शरीर के अंदर है। आपका ब्लड क्या है? जब शरीर के अंदर है तो आपका ब्लड क्या होता है? जमता नहीं है। ठीक है, नहीं ना जमता है। ठीक है, लेकिन वही ब्लड जब शरीर के बाहर आ जाता है या टूट फूट के माध्यम से फूटा होगा अगर कट जाता है तो ब्लड जब ये शरीर से बाहर आता है तो वह क्या हो जाता है? जमना चालू कर देता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं यह जमता किस लिए? तो देखिए, तो ये ब्लड जो है, ब्लड में एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम है हेपरिन। क्या नाम है? हेपरिन। जब ये वायु के संपर्क में जब हेपरिन आता है तो यह हेपरिन क्या हो जाता है? तो नष्ट होने लगता है। जब हेपरिन नष्ट होता है तो ब्लड वहाँ से क्या हो जाता है? जमना चालू कर देता है। यहाँ तक क्लियर है? तो इसलिए बोला जा रहा है कि यह थकारोधी तत्व हेपरिन के निर्माण में भी कभी सहायक होता है कौन? तो कार्बोहाइड्रेट। और ऊर्जा के संचय के रूप में कौन? तो कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए, ऊर्जा का संचय किससे करता है? तो देखिए, हम खाते हैं ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज खाए और यह ग्लूकोज को किस में बदल देता है? ग्लाइकोजन में। ठीक है, और यह ग्लाइकोजन फिर किस में बदल जाता है? लिपिड में। किस में? वसा में। और ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। ठीक है, और ग्लाइकोजन से वसा में बदलना क्या कहलाता है? तो लिपिडोजेनेसिस कहलाती है। इस प्रोसेस को समझिए। जैसे कि देखिए, अगर आपको आवश्यकता है 4 रोटी खाने की, ठीक है,
आपको हर रोज प्रतिदिन की ज़रूरत है 4 रोटी, लेकिन आप उसमें खा रहे हैं कितने रोटी, 7 रोटी का आप क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। तो लेकिन आपको बॉडी के तो जरूरी कितने रोटी के, 7 रोटी का जरूरी है, ठीक है, लेकिन आप उसको ले कितने रहे हैं, 7, ठीक है। तो यह ग्लूकोज ले रहे हैं, ठीक है। अगर यह 4 रोटी का आपका शरीर में यूज हो रहा है तो यह क्या करेंगे, ग्लूकोज के रूप में आपका बॉडी क्या कर लेंगे, इसको उपयोग कर लेंगे। अगर अब बच गया 3 रोटी, 3 रोटी का आपके शरीर में कहीं पर भी कोई काम नहीं है, तो अब उसको लीवर क्या करते हैं कि कन्वर्ट कर देते हैं किस में, ग्लाइकोजन में, ठीक है। और इसको क्या कर लेते हैं, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके उसको क्या करे हुए रहते हैं, स्टोर किए हुए रहते हैं। जब आपके शरीर की कहने को, तो जब आप डाइट उट करते हैं, ठीक है, डाइट पर रहते हैं, ठीक ना, या भूखा महसूस करते हैं, भूखा उखा रहते हैं, जब आपके परेशानी अधिक होता है, थकान उकान को महसूस होता है, तो उस टाइम फिर क्या करते हैं, तो ये ग्लाइकोजन इसको फिर ग्लूकोज में तोड़ करके आपको क्या कर देते हैं, तो एनर्जी प्रदान कर देते हैं, ठीक ना। अगर आप उससे भी नहीं हुआ, तो आपका उपयोग नहीं हुआ रोटी का, तो फिर वो क्या कर देते हैं, लिपिड में बदल देते हैं, ठीक है। उसी के कारण क्या होता है, आपको देखिएगा मोटापा उटापा होना चालू कर देता है। यहाँ तक क्लियर है, तो एक बार और समझ लीजिए। देखिए इसको मिटा देते हैं। देखिए ग्लूकोज, ठीक है, खाने का मतलब आपको ज़रूरी था 4 रोटी, लेकिन आप खा रहे हैं कितने रोटी, 7 रोटी का आप उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेगा ग्लूकोज, जब 4 रोटी की आपका आवश्यक है, तो 4 रोटी को तो आपका शरीर क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे, लेकिन बच गया 3 रोटी, तो 3 रोटी को लीवर क्या करते हैं, ग्लाइकोजन में क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में बदल के क्या किए रहते हैं, स्टोर किए रहते हैं। जब आप डाइट उट करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है कि उस टाइम लीवर यही ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्लूकोज के रूप में बदल देते हैं, ठीक है। अगर आप इसका फिर से उपयोग अगर नहीं कर पाए, तो लीवर इसी को फिर किस में बदल देते हैं, लिपिड में बदल देते हैं, किस में, वसा में, ठीक है। इसी के कारण देखिएगा, तो पेट उठ के किनारे, पेट उठ पर क्या, पेट उठ निकलना चालू हो जाता है, जो किस में बदल गया, वसा में बदल गया, ठीक है। तो यही ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में जब परिवर्तित होता है, तो इसी को बोला जाता है ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। और जब ग्लाइकोजन से वसा में तब्दील होता है, तो इसी को बोला जाता है लिपिडोजेनेसिस। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट, ठीक है। तो देखिए मिनट, अब हम कार्बोहाइड्रेट को टेस्ट को देखते हैं। तो देखिए टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें क्या कर लिए, कार्बोहाइड्रेट का सैंपल लिए, और इसमें क्या करते हैं 6 से 8 बूंद क्या डालते हैं, 6 से 8 बूंद आयोडीन डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं, तो आयोडीन, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या डाले हैं, 6 से 8 बूंद हम इसमें आयोडीन डाल रहे हैं। अगर इसका कलर ब्लू या ब्लैक हो जाता है, तो इसमें कहने का मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है। अगर यह ब्लू या ब्लैक नहीं होता है, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट। यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए अब कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे, और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल, ठीक ना, एम सिविल सर्विस पर उपलब्ध है, वहाँ से जाकर के आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं प्रोटीन, ठीक है। देखिए प्रोटीन, अब इसको तो आप देखिए प्रोटीन, इसको तो आप सभी लोग पहचानते ही होंगे, ठीक है। इसको जहाँ ना कहीं सिर्फ क्या दिखता है, तो प्रोटीन दिखता है, ठीक है। एक मिनट, चलिए देखिए अब हम प्रोटीन की चर्चा करते हैं। देखिए तो प्रोटीन में क्या होता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं, ठीक ना, किसमें, प्रोटीन में, ठीक है। किसी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं। और कुछ प्रोटीन में क्या पाया जाता है, सल्फर भी पाया जाता है, ठीक है। एक मिनट, चलिए तो कुछ प्रोटीन में क्या पाया जाता है, तो सल्फर भी पाया जाता है। ये शरीर के सभी द्रव में पाया जाता है, ठीक है। कहने का मतलब प्रोटीन जो आपको दिखाई दे रहा है, यह शरीर के सभी द्रव में प्रोटीन पाया जाता है। और इसके अपवाद खाली मूत्र और पीत में नहीं पाया जाता है। जो मूत्र होते हैं और पीत होते हैं, उसमें कहने का मतलब सिर्फ प्रोटीन नहीं पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर है। और यह शरीर के अंग, कोशिका इत्यादि में वृद्धि है, ठीक है। कहने का मतलब शरीर के अंग, हाँ तो चलिए ये क्या करते हैं, शरीर के अंग या कोशिका इत्यादि के वृद्धि में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो कौन, तो प्रोटीन। यहाँ तक क्लियर। और यह त्वचा के निर्माण में भी क्या होते हैं, सहायक होता है, ठीक है। त्वचा का निर्माण कौन प्रोटीन से होता है, तो मायोसिन से। किससे होता है, तो मायोसिन से। आगे देखिए
अब यह बाल के निर्माण में भी क्या होते हैं, सहायक होते हैं। जो बाल किस प्रकार के प्रोटीन से बना होता है, कैरोटीन नामक प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। और यह जानवर के सींग जो दिखाई देता है, जानवर के सींग भी क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है, यह कैरोटीन नामक प्रोटीन से बना होता है। अब हम आते हैं ऊर्जा संचय में, किसमें, ऊर्जा के संचय में, जिसका नाम क्या होता है, तो एल्ब्यूमिन, ठीक है। देखिए एल्ब्यूमिन क्या होता है, देखिए अगर आप लोग क्या बनाते हैं, आलू दम बना रहे हैं, आलू फ्राई बना रहे हैं, ठीक ना, तो जब आप लोग आलू फ्राई बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, आप मीट का पूरा मसाला डालते हैं, तेल से लेकर सब चीज़ क्या करते हैं, मीट मसाला वसाला सब चीज़ डालते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, मीट का स्वाद नहीं आता है, ठीक है। लेकिन अगर आप मीट बनाते हैं, ठीक ना, अगर आप उसमें उतना मात्रा में मसाला भी नहीं डाले, लेकिन उससे क्या होता है, मीट का स्वाद आने लगता है। तो कारण क्या रहता है कि जो आप हड्डी देखते हैं, हड्डी के बीच में एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, जिसे बोला जाता है क्या चीज़, एल्ब्यूमिन। और यह क्या करते हैं, तो यह ऊर्जा संचय में भूमिका निभाते हैं। तो यह एल्ब्यूमिन के कारण क्या होता है कि मांस जब बनाते हैं तो यह गर्म हो होकर कहाँ निकल जाते हैं, बाहर निकलते हैं। इससे क्या होता है कि यह मांस का स्वाद आने लगता है, ठीक है। तो उसी का नाम है एल्ब्यूमिन। अब हम आते हैं प्रतिजन और प्रतिरक्षी के निर्माण में, जिसको बोला जाता है एंटीजन और ही एंटीबॉडी के निर्माण में, ठीक है। उसके बाद यह सांप का जहर एक किस्म का क्या होता है, प्रोटीन होता है। अब जो सांप को जो जहर देख रहे हैं वो भी क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन, या चींटी हो गया या छिपकली हो गया, किसी भी प्रकार का आप देख रहे हैं जो उसका जहर है वो भी क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए तो प्रोटीन क्लियर हुआ। देखिए अभी हम चर्चा किए प्रोटीन के कौन कौन यौगिक होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और या नाइट्रोजन के यौगिक है। और इस कुछ प्रोटीन में क्या होता है कि सल्फर भी पाया जाता है, और यह शरीर के सभी द्रव में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन दो इसका अपवाद है, 2 ठो अपवाद है, एगो मूत्र और एक पीत। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, और यह क्या करते हैं, शरीर के अंग, कोशिका इत्यादि में वृद्धि है, ठीक है, वृद्धि में सहायक होते हैं। और त्वचा के निर्माण में भी ऐसे कहती है कौन सा प्रोटीन काम आता है, तो मायोसिन। बाल के निर्माण में भी कौन सा प्रोटीन आता है, तो कैरेटिन। और जानवर के जो सींग दिखाई दे रहा है तो उसके भी निर्माण में कौन सा प्रोटीन आता है, तो कैरोटीन। और ऊर्जा के संचय में कौन सा, तो एल्ब्यूमिन। वह जो आप मांस के जो हड्डी देखते हैं, हड्डी के अंदर भी एक प्रकार का क्या रहता है, प्रोटीन रहता है। यहाँ तक क्लियर। और प्रतिजन और प्रतिरक्षी के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है, किसका, प्रोटीन का। और सांप का जहर भी एक किस्म का क्या है, तो प्रोटीन है। यहाँ तक क्लियर है, प्रोटीन समझ में आया। चलिए अब हम यहाँ पर ही देखते हैं, ये हो गया। अब हम देखते हैं प्रोटीन के, देखिए देखिए फ्रेश नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, ठीक है। लेकिन यह इसका जो PDF मिलेगा आपका हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वो एकदम फ्रेश होगा, ठीक है। वहाँ से जाकर के आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आगे कोशिश करेंगे कि यह फ्रेश है। चलिए देखिए, अमीनो अम्ल प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई है। क्या है, अमीनो अम्ल पूछ दिया जाए तो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई कौन है, तो अमीनो अम्ल जो दिखाई दे रहा है यह प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई है। देखिए यहाँ पर बहुत सारा क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। ये बहुत सारा अमीनो अम्ल है, प्रोटीन नहीं है, क्या है, अमीनो अम्ल। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो अमीनो अम्ल। जब यह बहुत सारा अमीनो अम्ल एक तरह इकट्ठा हो जाते हैं, दिखाई दे रहा है, एक तरह जब ये इकट्ठा हो गए तो इसी को बोला जाता है पेप्टाइड। क्या बोला जाता है, पेप्टाइड। यहाँ तक क्लियर है। अब जब यह पेप्टाइड बहुत सारा पेप्टाइड में बदल जाता है, बहुत सारा पेप्टाइड एक तरह संगठित हो जाता है, तो इसी को बोला जाता है पॉलीपेप्टाइड। क्या बोला जाता है, पॉलीपेप्टाइड। यहाँ तक क्लियर है। तो यही पॉलीपेप्टाइड जो दिखाई दे रहा है यही क्या है, तो प्रोटीन है, ठीक है। चलिए देखिए, तो पहले अमीनो अम्ल क्या है, तो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई। तो बहुत सारा अमीनो अम्ल था, जब अमीनो अम्ल एक तरफ संगठित हो जाते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड। जब बहुत सारा पेप्टाइड एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है तो उसी को बोला जाता है प्रोटीन। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए अमीनो अम्ल को 3 प्रकार में क्या किया जाता है, बांटा जाता है। अमीनो अम्ल के भी कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। यहाँ तक क्लियर है। देखिए एक होता है अनिवार्य अमीनो अम्ल। क्या होता है, अनिवार्य अमीनो अम्ल। एक होता है गैर अनिवार्य अमीनो अम्ल, और एक होता है विशेष दशाओं में आवश्यक अमीनो अम्ल, ठीक है। तो अमीनो अम्ल के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। एक होता है कौन, अनिवार्य अमीनो अम्ल, एक होता है कौन, गैर अनिवार्य अमीनो अम्ल, और तीसरा होता है विशेष दशाओं में आवश्यक अमीनो अम्ल, ठीक है। देखिए अब हम अनिवार्य अमीनो अम्ल पर चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए इस श्रेणी के अमीनो अम्ल का निर्माण शरीर के द्वारा नहीं किया जाता है, ठीक है। यह हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब जो अनिवार्य अमीनो अम्ल जो दिखाई दे रहा है यह हमारे शरीर के द्वारा इसका निर्माण नहीं किया जाता। यह हमें किससे प्राप्त होते हैं, तो भोजन से
प्राप्त होते हैं, ठीक है। और यह एक अनिवार्य अमीनो अम्ल है, यह हमेशा हमसे किससे प्राप्त होंगे, भोजन से प्राप्त होगी। इसका निर्माण हमारा शरीर नहीं कर सकता। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं गैर अनिवार्य अमीनो अम्ल। देखिए गैर अनिवार्य अमीनो अम्ल उसको बोलते हैं, अगर हम इसका सेवन भी नहीं करें, हम अगर बाहर से नहीं भी लेते हैं, तो यह हमारा लीवर क्या करता है, इसका निर्माण कर लेता है। इसीलिए इसको बोला जाता है गैर अनिवार्य अमीनो अम्ल। देखिए यदि ग्रहण किए गए भोजन में इन अमीनो अम्ल की उपलब्धता नहीं भी होती है, तब भी हमारा शरीर इसका निर्माण कर लेता है। तो इसी को बोला जाता है गैर अनिवार्य अमीनो अम्ल। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं। देखिए विशेष दशाओं में आवश्यक, ठीक है, कौन है, विशेष दशाओं में आवश्यक। यहाँ तक क्लियर है। देखिए रोग और तनाव की स्थिति में इनकी आवश्यकता होती है, ठीक है, और इसी हम बोलते हैं कथी, विशेष दशाओं में इनकी आवश्यकता होती है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कौन चीज़, विशेष दशाओं में आवश्यक अमीनो अम्ल, ठीक है। तो अभी हम अमीनो अम्ल के 3 प्रकार देखे, अनिवार्य अमीनो अम्ल, ठीक है, उसके बाद कौन था, गैर अनिवार्य अमीनो अम्ल, देख रहे हैं कौन, विशेष दशाओं में आवश्यक अमीनो अम्ल। यह क्या होता है कि जब रोग और तनाव की स्थिति में इनकी आवश्यकता होती है, यह विशेष प्रकार के अमीनो अम्ल के, ठीक है, इसीलिए बोला जाता है इसको विशेष दशाओं में इनकी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो देखिए अब हम देखते हैं प्रोटीन का टेस्ट, ठीक है, एक मिनट इसको मिटा देते हैं। अब प्रोटीन का टेस्ट देखते हैं। देखिए एक बीकर में हम क्या लेंगे, प्रोटीन, ठीक है, और प्रोटीन में हम कहते कॉपर सल्फेट CuSO4 का क्या डालेंगे, विलियन डालेंगे, और उसके साथ साथ क्या डालेंगे, कास्टिक सोडा भी डालेंगे, ठीक ना। अगर विलियन का रंग बैगनी हो गया, कैसा हो गया, बैगनी हो गया, तो उसमें क्या है, प्रोटीन है। अगर ब्लू हो रहा है तो उसमें प्रोटीन नहीं है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए देखिए यही है प्रोटीन के टेस्टिंग, ठीक है। इसमें हम क्या डाल रहे हैं, कहने का मतलब कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है, के साथ साथ हम कहते क्या चीज़ डाल रहे हैं अभी, देखिए कहने का मतलब कास्टिक सोडा भी डाल रहे हैं। अगर विलियन का रंग कैसा हो जाए, बैगनी हो जाए, ठीक है, तो उसमें कहने यहाँ देखिए इसमें क्या है, प्रोटीन है, इसमें प्रोटीन नहीं है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए क्वासी होकर्स, यह प्रोटीन की कमी से होने वाला बच्चों में बीमारी है। तो चलिए इसके ऊपर भी हम चर्चा करते हैं, देख लीजिए इसको। देखिए क्वासी होकर्स, यह प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाली एक बीमारी है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लीवर में सूजन हो जाता है, क्या हो जाता है, लीवर में सूजन हो जाता है, और लीवर में सूजन के कारण पेट सामान्य से क्या दिखने लगता है, तो बड़ा दिखता है, ठीक है। कहने का मतलब जब लीवर में सूजन हो जाता है तो बच्चों का जो पेट होता है सामान्य आकृति से वो क्या दिखने लगता है, तो बड़ा दिखने लगता है। ऐसे बच्चों का लंबाई और वजन कम होता है, ठीक है, खाली दिखने में उसका पेट दिखाई देता है, ठीक है, लेकिन उसका लंबाई और वजन क्या होता है, तो कम होता है। तो इसी रोग को क्या बोला जाता है, क्वासी होकर्स बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो लीवर में सूजन हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए ये देख लीजिए, ठीक है, देखिए इसका पेट कितना बड़ा हो गया हुआ है, लेकिन इसका लंबाई क्या हुआ है, अभी छोटा ही है, ठीक है। इसका वजन भी क्या है, तो कम होगा, ठीक है, पेट के हिसाब से देखिए तो इसका वजन भी क्या है, कम है। इसी को हम क्या बोलते हैं, तो क्वासी होकर्स बोला जाता है। यह बीमारी है किसके कमी से होता है, तो यह प्रोटीन की कमी से होता है। किसके कमी से होता है, तो प्रोटीन के, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं वसा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिए, ठीक है, उसके बाद कहने का मतलब प्रोटीन पढ़ लिए। अब हम देखना है वसा। देखिए वसा, ठीक है, टाइप्स ऑफ वसा के प्रकार देखेंगे हम। पहले देखें सेचुरेटेड फैट, उसके बाद अनसेचुरेटेड फैट, और उसके बाद हम देखेंगे ट्रांस फैट को भी, ठीक है। तो आइए हम इन तीनों पर बारी बारी से चर्चा करते हैं। देखिए फैट कहने का मतलब वसा, इसको क्या बोला जाता है, लिपिड। देखिए इसमें कहने का मतलब लिपिड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस के क्या होते हैं, यौगिक होते हैं, ठीक ना। अगर पूछ दिया जाए कि वसा में किसके किसके यौगिक होते हैं, तो कार्बन,
कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस के यौगिक होते हैं। और यह किस में पाया जाता है? यह तेल में पाया जाता है, ठीक है। फैट करने का मतलब वसा, वसा भी एक प्रकार का लिपिड है, ठीक है। उसके बाद आता है किस में? तो कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। उसके बाद आता है कौन? तो हार्मोन, ठीक है। इतने सारी चीज़ों में करने का मतलब क्या पाया जाता है? तो लिपिड पाया जाता है। उसके बाद कहने का वैक्स, मोम जो आप देखते हैं, मोम में भी क्या रहता है? तो वो भी एक प्रकार का क्या है? तो लिपिड है, कहने का मतलब वसा है, ठीक है। तो देखिए कोलेस्ट्रॉल और हार्मोन, इस दोनों को संयुक्त रूप से हम क्या बोलते हैं? तो एस्टेरॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड। देखिए यह एस्टेरॉइड का उपयोग हमेशा डॉक्टर की सलाह से किया जाना चाहिए, ठीक है। यह इमरजेंसी की स्थिति में एस्टेरॉइड दिया जाता है। अगर कोई मरीज इमरजेंसी में मृत्यु की स्थिति में है तो उसको क्या दिया जाता है? एस्टेरॉइड दिया जाता है, ठीक है। अगर यह एस्टेरॉइड का बराबर सेवन करते हैं तो यह स्वास्थ्य के लिए क्या है? हानिकारक है, ठीक है। जिससे कि इसका उपयोग कुछ लोग क्या करते हैं? जिम में करते हैं, जिम में, ठीक है। और ये इसका सेवन करने से उसका बॉडी क्या हो जाता है? बॉडी बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, ठीक है। बॉडी जल्दी से फूल जाता है, देखिएगा उसका मसल उससे एकदम टाइट हो जाता है, ठीक है। तो किसका सेवन करता रहता है? तो एस्टेरॉइड का, ठीक है। लेकिन एस्टेरॉइड का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसका डॉक्टर लोग हमेशा इमरजेंसी की स्थिति में इसका उपयोग करते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं वसा के प्रकार, ठीक है। तो वसा के प्रकार देखिए, पहला होता है सेचुरेटेड फैट, ठीक है। दूसरा होता है कौन? अनसेचुरेटेड फैट। तो देखिए सेचुरेटेड फैट और है अनसेचुरेटेड फैट। देखिए सेचुरेटेड फैट करने का होता है एकल कार्बन बॉन्ड होता है। सेचुरेटेड फैट में क्या होता है? तो एकल कार्बन बॉन्ड होता है। और अनसेचुरेटेड फैट में क्या होता है? तो डबल ट्रिपल कार्बन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। और यह सेचुरेटेड फैट ये सामान्यतः किससे? पशुधन से प्राप्त होते हैं, ठीक ना। और सेचुरेटेड फैट की आयुष थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो सेचुरेटेड फैट की आयुष क्या होती है? तो थोड़ी ज़्यादा होती है। और यह सामान्य ताप पर क्या होता है? तो ठोस होता है। और यह स्वास्थ्य के लिए क्या है? तो हानिकारक है। देखिए पहले नंबर में बोला जा रहा है कि यह एकल कार्बन बॉन्ड है। तो देखिए कार्बन जो दिखाई देता है, कार्बन के सीधा समझिए कि अभी 4 हाथ होते हैं, ठीक है। कितने हाथ होते हैं? तो 4। तो इसमें कहने का होता है ये जो कार्बन दिखाई दे रहे हैं इसके बॉन्ड कितने होंगे? तो एकल कार्बन बॉन्ड होंगे, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं? सिंगल हाथ मिला रहे हैं, तो इसी को क्या बोला जा रहा है? तो एकल कार्बन बॉन्ड होते हैं। और ये सामान्यतः किससे? पशुधन से प्राप्त होते हैं। जैसे कि घी दिखाई दे रहा है, घी क्या हो गया? सेचुरेटेड फैट हो गया। यहाँ तक क्लियर है। और इसकी आयुष क्या होती है? थोड़ी ज़्यादा होती है। क्या होता है? बहुत अधिक ज़्यादा दिन तक क्या करते हैं? चलते हैं, ठीक है। बचे हुए रहते हैं, खराब नहीं होते जल्दी से, ठीक है। अधिक दिन तक चलते हैं, ठीक है। और यह सामान्य ताप पर क्या होते हैं? तो ठोस होते हैं, ठीक है। और यह स्वास्थ्य के लिए क्या है? तो हानिकारक होते हैं। घी जो आपको दिखाई दे रहा है, घी को आप अगर सीमित मात्रा में उपयोग कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन सीमित से अगर फाजिल कर रहे हैं तो घी भी क्या है? हानिकारक हो जाएगा आपके स्वास्थ्य के लिए। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं अनसेचुरेटेड फैट। इसमें क्या होता है? कार्बन के क्या होते हैं कि डबल ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ये जो कार्बन दिखाई दे रहा है या तो इसमें क्या होंगे? डबल बॉन्ड होंगे, नहीं तो इसमें क्या होंगे? ट्रिपल बॉन्ड होंगे। यहाँ तक क्लियर है। तो कार्बन के क्या होते हैं कि डबल ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। और यह करने का मतलब किससे प्राप्त होता है? नट्स, बादाम और अखरोट से प्राप्त होते हैं। और यह मछली से भी क्या होता है? प्राप्त होता है। मछली में पाया जाता है कौन? ओमेगा 3 फैटी अम्ल, और एक पाया जाता है ओमेगा 6 फैटी अम्ल। और सेचुरेटेड फैट जो आपको दिखाई दे रहा है, जिसको हिंदी में बोला जाता है संतृप्त वसा, इसकी आयुष जो है क्या होती है? कम होती है। ये करने का मतलब कम समय तक यह चलता है, यह जल्दी से क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। लेकिन यह सामान्य ताप पर क्या रहते हैं कि द्रव अवस्था में रहते हैं। क्या रहते हैं? द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। किस पर? सामान्य ताप पर। और यह स्वास्थ्य के लिए क्या है? तो अच्छे होते हैं। तो कौन? अनसेचुरेटेड फैट क्या होते हैं? स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। वही सेचुरेटेड फैट क्या होते हैं? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। चलिए अब ऊपर बताएं मछली में कौन कौन पाया जाता है? तो ओमेगा 3 और ओमेगा 6। देखिए ओमेगा 3 से क्या होता है कि यह बच्चों के भ्रूण जो दिखाई देता है, जब गर्भवती महिला होती है तो उसमें करने का मतलब पहले क्या बनता है? तो जब जाइगोट के बाद क्या होता है? भ्रूण होता है, तो भ्रूण में मस्तिष्क एवं हृदय के विकास में क्या होते हैं? तो सहायक होते हैं। यहाँ तक क्लियर। जो रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़े होंगे तो वह भ्रूण समझ रहे हैं। जाइगोट के बाद किसका निर्माण होता है? तो भ्रूण का। तो वही भ्रूण में बच्चों का जो विकास होता है गर्भ में भ्रूण के रूप में, तो उस भ्रूण में करने का मस्तिष्क और हृदय के विकास में सहायक होता है कौन? तो ओमेगा 3। इसलिए गर्भवती महिला को सलाह दिया जाता है कि वह क्या करे? मछली का सेवन करे। अब आते हैं ओमेगा 6, ठीक है। यह भी मछली से प्राप्त होता है। यह वयस्क के लिए क्या है? लाभदायक है। तो इससे क्या होता है कि कैंसर एवं मधुमेह रोग, मतलब कैंसर और डायबिटीज के रोकथाम में ये क्या होते हैं? तो सहायक होते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो हम चर्चा किए कौन चीज़? वसा। तो वसा क्या प्रकार होते हैं? 2 प्रकार, ठीक है। कौन?
तो सेचुरेटेड फैट और ही अनसेचुरेटेड फैट। सेचुरेटेड फैट क्या होते हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, लेकिन अनसेचुरेटेड फैट क्या होते हैं, स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। और यह क्या होते हैं, सामान्यतः इसमें किससे, तो पशुधन से प्राप्त होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और इसकी आयुष क्या होती है कि यह थोड़ी ज़्यादा होती है, ज़्यादा दिनों तक क्या करते हैं, चलते हैं। लेकिन अनसेचुरेटेड फैट की आयुष क्या होती है, कम होती है, जल्दी से क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। चलिए, तो अब हम चर्चा करते हैं ट्रांस फैट पर। देखिए ट्रांस फैट, ठीक है। अब हम देखते हैं ट्रांस फैट को। देखिए ट्रांस फैट यह प्राकृतिक रूप से भी मिलता है, ठीक है, प्राकृतिक रूप से भी ट्रांस फैट मिलता है। यह भेड़ के मांस में होता है। कौन चीज़, तो ट्रांस फैट। भेड़ के मांस में भी क्या होता है, ट्रांस फैट। या बकरा उकरा जो दिखाई देता है उसमें भी क्या पाया जाता है, ट्रांस फैट पाया जाता है। ठीक है, और यह ट्रांस फैट का क्या किया जाता है, निर्माण भी किया जाता है। ठीक है, ट्रांस फैट का निर्माण, इसमें क्या किया जाता है, संतृप्त वसा जिसको बोला जाता, असंतृप्त वसा जिसको बोला जाता है कथी, अनसेचुरेटेड फैट। अनसेचुरेटेड फैट जो दिखाई दे रहा है, असंतृप्त वसा को हाइड्रोजनीकरण कर दिया जाता है। ठीक ना, इसमें इसको क्या किया जाता है, तो हाइड्रोजनीकरण कर करके इसका डबल ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो ट्रांस फैट है, ट्रांस फैट प्राकृतिक रूप से किसमें पाया जाता है, भेड़ के मांस में पाया जाता है। और इसका निर्माण भी किया जाता है। कैसे किया जाता है, तो जो असंतृप्त फैट है, वसा है, उसको हाइड्रोजनीकरण कर दिया जाता है। हाइड्रोजनीकरण में क्या होता है कि जो कार्बन के डबल ट्रिपल बॉन्ड थे उसको क्या करते हैं, तोड़ने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, तो हाइड्रोजनीकरण करते हैं। ठीक है, तो इसमें कार्बन के जो डबल ट्रिपल बॉन्ड थे उसको क्या कर देते हैं, सिंगल बॉन्ड में क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। और असंतृप्त वसा का संतृप्त वसा में क्या कर दिया जाता है, परिवर्तन कर दिया जाता है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि इसकी आयुष क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे वह क्या है, ज़्यादा दिन तक क्या करते हैं, चलते हैं। ठीक है, जल्दी से वह ख़राब नहीं होते। और इसका खर्च भी क्या हो जाता है, तो कम हो जाता है। ठीक ना, अगर आप जो पैकेट का सामान सब उपयोग करते हो, चिप्स उप्स जो खाते हैं, तो उस पर लिखा रहता है ट्रांस फैट। ठीक है, कहने का मतलब उसमें क्या है, ट्रांस फैट है। तो समझिए कि वह किससे बना हुआ है, तो ट्रांस फैट है। अगर उस पर लिखा रहा है कोई भी पैकेट पर, देखिएगा अगर ट्रांस फैट नो ट्रांस फैट लिखा रहता है, तो देखिएगा उस जो चिप्स होता है या पैकेट का डिब्बा होता है उसका दाम क्या होता है, तो अधिक होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ट्रांस फैट, ठीक है, और यह कनेक्ट 6 महीने तक यह क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं। और ये किसमें पाया जाता है, लेज और एस्टरी में पाया जाता है। इसमें क्या कार्बन के क्या कर दिया जाता है, डबल ट्रिपल बॉन्ड को किसमें तोड़ दिया जाता है, तो सिंगल बॉन्ड में क्या कर दिया जाता है, इसको तोड़ दिया जाता है। यही प्रोसेस क्या कहलाता है, तो हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है। और जो ट्रांस फैट आपको जो दिखाई दे रहा है, इसको हाइड्रोजनीकरण करके असंतृप्त वसा को किसमें बदल दिया जा रहा है, तो संतृप्त वसा में बदल दिया जा रहा है। लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए क्या है, तो हानिकारक है। इससे क्या होती है, तो इसकी आयुष बढ़ जाती है। जो पैकिंग के सामान आप उपयोग करते हैं, उस पैकिंग के सामान में किसका उपयोग किया जाता है, तो यही ट्रांस फैट का उपयोग किया जाता है, जिससे वह सामान देखिएगा जल्दी से खराब नहीं होता है। 1 मिनट, चलिए, ठीक है। और यह स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, तो हानिकारक होता है। और यह शरीर की पाचन नहीं हो सकता। कहने का मतलब जो ट्रांस फैट दिखाई दे रहा है, यह शरीर के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है, और शरीर में इसका पाचन नहीं होता है। यहाँ तक क्लियर है। तो ट्रांस फैट हो गया। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए, अब हम आगे देखते हैं कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, देखिए अब हम देखते हैं किसको, कोलेस्ट्रॉल के। देखिए ये आपका, ये हम लोगों का क्या है, ब्लड पाइप है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, ये क्या है, ब्लड पाइप है। ठीक है, और देखिए ये जो ब्लू वाला जो दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है HDL। ठीक है, जिसको बोला जाता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, और ये जो दिखाई दे रहा है कोलेस्ट्रॉल, ये गुड कोलेस्ट्रॉल है। क्या है, गुड कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, और यहाँ पर दिखाई दिया हुआ है, लिखा हुआ है LDL, जिसको बोला जाता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, क्या बोला जाता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देखिए, और HDL को क्या बोला जाता है, यह गुड कोलेस्ट्रॉल है और यह बैड कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल करने का मतलब हमारे ब्लड में क्या करते रहते हैं, यह भी करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। ठीक है, ब्लड के साथ क्या करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। कौन, तो कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, लेकिन जो गुड कोलेस्ट्रॉल रहते हैं उसका डेंसिटी क्या होता है, उसमें प्रोटीन की डेंसिटी क्या होती है, अधिक होती है, जिससे वह क्या करते हैं कि ऊपरी वाला जो त्वचा दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला जो सरफेस दिखाई दे रहा है, इस पर जाकर के सटते नहीं है, यहाँ पर जाकर के सटते नहीं है। ठीक है, लेकिन यह LDL जो आपको दिखाई दे रहा है, जिसको बोला जाता है लो डेंसिटी
कोलेस्ट्रॉल, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी दिखाई बोला जाता है, ये क्या करते हैं कि धीरे धीरे जो दिखाई दे रहा है, यह ब्लड पाइप जो दिखाई दे रहा है आपको, इसमें क्या करते हैं, सटते जाते, सट 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 करके दिखाई दे रहा है। इसकी आकृति यहाँ पर क्या करते हैं, ब्लड के जो ब्लड प्रवाह का जो साइज है उसको क्या कर दे रहे हैं, कम कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इसका एरिया जब कम हो जा रहा है तो अब हार्ट को क्या होता है, पंप करने में क्या होता है, दिक्कत होता है। ठीक है, दिक्कत का सामना करना पड़ता है, अधिक प्रेशर उत्पन्न करना पड़ता है, जिससे हमारे क्या होता है कि हार्ट अटैक आ जाते हैं। ठीक है, तो हार्ट अटैक आने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। ठीक है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर देखिए, लो डेंसिटी वाला जो कोलेस्ट्रॉल है क्या कर रहा है, पूरे ब्लड पाइप को क्या कर देते हैं, जाम कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर है। आइए अब हम देखते हैं कोलेस्ट्रॉल को। चलिए, इस पेज में नहीं है, अगला पेज में है। चलिए, तो अब हम देखते हैं कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल खाने का मतलब यह हमें किससे प्राप्त होते हैं, भोजन से भी प्राप्त होते हैं। और इसका निर्माण जो है लीवर के द्वारा भी इसका क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है, किसका, कोलेस्ट्रॉल को। और ये क्या करते हैं, ये रक्त में घुलनशील है, घुलनशील नहीं होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं ये रक्त में घुलते नहीं है, ये रक्त के साथ साथ गोला गोला करके क्या करते रहते हैं, रक्त में भी यह तैरते रहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, अतः यह रक्त में लिपोप्रोटीन के साथ थक्का बनाकर क्या करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। देखिए, लिपोप्रोटीन, ठीक है, जिसको कहते बोला जाता है लिपोप्रोटीन। ठीक है, लिपो और प्रोटीन से मिलकर बना जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लिपोप्रोटीन। ठीक है, कहने का मतलब लिपिड, वसा और प्रोटीन से मिल करके बना हुआ है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, लिपोप्रोटीन भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए, और इसका निर्माण कौन, हम भोजन जो ग्रहण करते हैं उससे भी हमको क्या मिलता है, कोलेस्ट्रॉल। और इसका निर्माण कौन करते हैं, लीवर भी इसका निर्माण करते हैं, किसका, कोलेस्ट्रॉल का। और यह रक्त में क्या होते हैं, रक्त में घुलनशील नहीं होते, यह रक्त के साथ भी यह क्या करते रहते हैं, रक्त में तैरते रहते हैं। ठीक है, अतः यह रक्त में किसके रूप में, तो लिपोप्रोटीन। ठीक है, कहने का मतलब लिपिड और ये वसा के दोनों का जो संयुक्त कर दिया जाता है, एक तरह इकट्ठा हो जाता है, उसी को बोला जाता है कौन चीज़, लिपोप्रोटीन। यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए, यह एक डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। देखिए, कहने का मतलब है इसमें जो फैट है, फैट इसको बोला जाता है कौन चीज़, फैट, ये क्या है, तो प्रोटीन है। देखिए, इसमें फैट की मात्रा क्या है, बहुत कम है। यहाँ देखिए, और प्रोटीन की मात्रा क्या है, अधिक है। तो इसी के लिए इसको बोला जाता है कौन चीज़, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और यह कैसा कोलेस्ट्रॉल है, तो यह गुड कोलेस्ट्रॉल है। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ गया हुआ है। ठीक है, कहने इसमें फैट की मात्रा क्या हो गया हुआ, बढ़ गया हुआ है। ठीक है, लेकिन बढ़ा हुआ है तो प्रोटीन की मात्रा यहाँ पर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक ना, इसलिए इसको बोला जाता है कौन चीज़, तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। यहाँ तक क्लियर है। इसको क्या बोला जाता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और यह क्या है, तो बैड कोलेस्ट्रॉल है। क्या है, बैड कोलेस्ट्रॉल है। और यहाँ पर अंत में देखिए, यहाँ पर क्या है, फैट की मात्रा क्या है, बहुत अधिक बढ़ गया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर प्रोटीन की मात्रा क्या है, थोड़ी सी है। ठीक ना, इसमें क्या होगा कि ब्लड को, हार्ट को पंप करने में यहाँ पर क्या होगी, कठिनाई होगी, ज़्यादा अधिक मात्रा में क्या करना पड़ेगा, हार्ट को पंप करना पड़ेगा। इससे क्या हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है। तो इसी को बोला जाता है कि वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, अब हम इसका उपयोग देख लेते हैं कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए, इसका उपयोग ऊर्जा संचय में किया जाता है, और इसका कहने का महत्वपूर्ण अंग के सुरक्षा भी करता है। ठीक है, कहने को तो ऊर्जा संचय के रूप में भी किसका, ऊर्जा संचय किसका होता है, तो कोलेस्ट्रॉल का। ठीक है, और महत्वपूर्ण अंग की सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपका लंग्स के आगे क्या लगा हुआ है, तो हड्डी है, सीने की हड्डी। ठीक है, सीने की हड्डी किसको सुरक्षा प्रदान करता है, तो लंग्स को आपको। लेकिन जो आप देख रहे हैं आपका अमाशय या अग्नाशय है, उसको सुरक्षा प्रदान करने का कौन कम करते हैं, तो यही लिपोप्रोटीन। जो अग्नाशय जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अग्नाशय उग्नाशय को चारों तरफ से ढके हुए रहते हैं, कौन, तो यही लिपो करने का मतलब कोलेस्ट्रॉल। यहाँ तक क्लियर है। अगर यह कोलेस्ट्रॉल नहीं रहे तो अगर बाहर से आपको एक कोई घूसा भी मारेगा तो आपका यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो सकता है, कौन चीज़, तो यही अग्नाशय। यहाँ तक क्लियर है। तो इसलिए इसको सुरक्षा आवरण बाहरी आवरण से इसको ढके हुआ रहता है। ठीक है, कौन, तो यही कोलेस्ट्रॉल। चलिए, अब हम आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के निर्माण में। और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं वो आगे आने वाली वीडियो में, इसके बाद वाला जो वीडियो होगा उसमें आपको समझ में आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के निर्माण में। चलिए, अब हम आगे देखते हैं। चलिए, कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बनाइए। मिनट, चलिए अपना से बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए, आप लोग बना लीजिए होइएगा। देखिए,
क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जीवित जीवों के शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है। ठीक है, देखिए कौन सी प्रक्रिया, पाचन प्रक्रिया, और यह यूपीएससी 2010 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो जीवित जीवों के शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया। बोला जा रहा है प्रोटीन का अमीनो एसिड में टूटना, ग्लूकोज का CO2 और H2O में टूटना, ये तो नहीं होता है। ठीक है ना, CO2 जो है H2O में टूटता है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में रूपांतरण। ठीक है, ग्लूकोज जो है किस में बदलते हैं, ग्लाइकोजन में। ठीक है, और बोला जा रहा है कि अमीनो एसिड का प्रोटीन में रूपांतरण। तो कहने का मतलब है अमीनो एसिड का तो प्रोटीन में रूपांतरण नहीं होता। कहने का प्रोटीन जो है किसी में टूटता है तो अमीनो एसिड में उसको क्या कर दिया जाता है, तोड़ता है। ठीक है, प्रोटीन को किस में तोड़ दिया जाता है, तो अमीनो एसिड में तोड़ दिया जाता है। यहाँ तक क्लियर है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन, तो ए। यहाँ तक क्लियर है। चलिए हम आगे देखते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। अब आप लोगों को फ्रेश दिखाई दे रहा होगा। चलिए इसको बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना लिए होइएगा, बहुत अच्छा से बन गया होगा। देखिए बोला जा रहा है खाद्य उत्पादों का विपणन करने वाली एक कंपनी। ठीक है, खाद्य उत्पादों का क्या करने वाली, करने का तो विज्ञापन करने वाली एक कंपनी विज्ञापन देती है कि इसमें ट्रांस फैट नहीं है। यह अभियान ग्राहक को क्या प्रदर्शिता है, क्या दर्शाता है, यह विज्ञापन ग्राहक को क्या दर्शाता है। तो देखिए खाद्य उत्पाद में हाइड्रोजनीकृत तेलों से नहीं बनाया गया हुआ है। ये भी बात एकदम सही है। कहने को तो नो ट्रांस फैट लिखा हुआ है, इसका मतलब कभी हुआ जो उसमें तेल का उपयोग किया हुआ है उसमें क्या है, हाइड्रोजनीकृत तेल का उपयोग नहीं किया गया। अभी हम बताए हुए थे कि हाइड्रोजनीकृत तेल किसको बोला जाता है, जो क्या चीज़ अनसेचुरेटेड फैट को किस में बदल देता है, सेचुरेटेड फैट में। ठीक है, कहने का मतलब असंतृप्त वसा को किस में बदल दे रहा है, संतृप्त वसा में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, तो हाइड्रोजनीकरण बोला जाता है। इसमें क्या जाता है कि जो कार्बन को डबल ट्रिपल जो बॉन्ड होते हैं उसको किस में, तो कार्बन के सिंगल बॉन्ड में तोड़ दिया जाता है। यहाँ तक क्लियर। 1 नंबर स्टेटमेंट क्या है, सही है। दूसरा नंबर बोला जा रहा है खाद्य उत्पादों को पशु वसा या तेल से नहीं बनाया गया है, ये भी बात सही है। तो इसका कहने का मतलब कहती है पशु उत्पाद से भी उसको नहीं बनाया गया, और उपयोग किए जाने वाले तेल से उपभोक्ताओं का हृदय कथी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, हृदय को नुकसान पहुंचाने की संभावना नहीं है। ठीक है, तो इसका तीसरा भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो इसलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा, 1, 2 और 3 करने का मतलब डी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। और देखिए ये कब पूछा गया था, यूपीएससी के द्वारा 2011 में पूछा गया वो ये क्वेश्चन है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, तो डी होगा। यहाँ तक क्लियर है। हम आगे देखते हैं, आगे भी कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं विटामिन को। ठीक है, देखिए अब हम आ गए हैं विटामिन पर। कहने का मतलब हम अभी कौन कौन चीज़ खत्म हो चुका है आप लोगों का, तो कहने का मतलब अभी खत्म हुआ है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, उसके बाद हम खत्म क्या चीज़ पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट के बाद पढ़े हैं प्रोटीन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद पढ़े हैं कौन चीज़, प्रोटीन, उसके बाद पढ़े कौन चीज़, फैट। करने का मतलब वसा में पढ़े कौन फैट, सेचुरेटेड फैट और अनसेचुरेटेड फैट। और तीसरा पढ़े हैं ट्रांस फैट, उसके बाद पढ़े कौन चीज़, कोलेस्ट्रॉल। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए अब हम देखते हैं विटामिन को। ठीक है, देखिए विटामिन को देखते हैं। देखिए विटामिन को सबसे पहले नाम दिया गया था अनिवार्य अमीनो अम्ल। ठीक ना, सबसे पहले क्या किसके नाम से जाना जाता है, तो अनिवार्य अमीनो अम्ल। फिर उसके बाद में नाम इसका पड़ा विटाइल एमाइन एसिड। ठीक है, क्या नाम पड़ा, विटाइल एमाइन एसिड। फिर इसको शॉर्ट करके इसे शॉर्ट कर दिया गया, इसका नाम रख दिया कौन चीज़, विटालामाइन। ठीक है, विटालामाइन नाम रखा गया। उसके बाद इसका नाम रख दिया गया कौन चीज़, तो विटामिन। यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए विटामिन भी क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होते हैं जल में घुलनशील और एक होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। यहाँ से गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए अभी हम बताएं जल में घुलनशील और ही वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं उसके नाम है A, D, E और K। इतना ही याद रखिएगा। ठीक है, अगर पूछ दे कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K। तो कहने का मतलब है A, D, E और K।
यहाँ तक क्लियर है। ये क्या है, तो यह वसा में घुलनशील विटामिन है। अब हम देखते हैं जल में घुलनशील विटामिन। देखिए जल में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। यहाँ तक क्लियर। और विटामिन बी के टाइप होते हैं कौन, विटामिन बी1। बी1 भी क्या होता है, जल में घुलनशील। और विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी5, विटामिन बी6 और विटामिन बी7, विटामिन बी9 और विटामिन बी12। इतने सारे जो विटामिन आप लोगों को दिखाई दे रही है, क्या है, यह जल में घुलनशील विटामिन है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल @m सिविल सर्विस पर उपलब्ध है, वहाँ से जा करके आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखिए, विटामिन ए यह सिर्फ पशुधन से प्राप्त होती है। ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि विटामिन सिर्फ किससे प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में दिए हुआ था, ए नंबर में दिया हुआ था पशुधन, गाजर, ठीक है, और दो कोई ऑप्शन दिया होता है। कहने का मतलब विटामिन ए जो होता है सिर्फ हमसे किससे प्राप्त होता है, तो सिर्फ पशुधन से ही हमको विटामिन ए सीधे प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन आप कहिए गाजर, गाजर में भी क्या होता है, तो विटामिन ए। तो देखिए, तो गाजर में विटामिन ए नहीं होता है। ठीक है, गौर से सुनिए अभी पहले, विटामिन ए गाजर में नहीं होता है। देखिए गाजर में कौन, विटामिन ए नहीं होते हैं, लेकिन पशुधन से ये क्या होता है, विटामिन ए प्राप्त होते हैं। जो पशुधन में आप लीवर उवर उसका खाते हैं, मांस मछली जो मांस खाते हैं, तो मांस के लीवर उवर खाते हैं, तो उसमें क्या होता है, सीधे मात्रा में आपको शरीर को क्या मिलता है, तो विटामिन ए मिलता है। लेकिन जो गाजर आप खाते हैं, तो गाजर में पाया जाता है बीटा कैरोटीन। क्या पाया जाता है, बीटा कैरोटीन। ठीक है, क्या पाया जाता है, तो बीटा कैरोटीन पाया जाता है। ठीक है, और यह बीटा कैरोटीन को लीवर क्या कर देते हैं, तो विटामिन ए में परिवर्तित कर देते हैं। तो कौन करते हैं, तो लीवर। लेकिन गाजर में डायरेक्ट सीधे रूप में विटामिन ए नहीं पाया जाता है। ठीक है, वह हमारे लीवर क्या करते हैं, बीटा, उसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है, और बीटा कैरोटीन को हमारे लीवर किस में बदल देते हैं, तो विटामिन ए में परिवर्तित कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए, वनस्पति में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। जितना भी वनस्पति कहते हैं, वनस्पति के जो स्रोत विटामिन ए के स्रोत है, पढ़ते हैं गाजर उजर इत्यादि को आप देखते हैं, तो उसमें कहने का मतलब क्या पाया जाता है, तो विटामिन ए डायरेक्ट रूप में नहीं मिलता है। उसमें क्या पाया जाता है, तो बीटा कैरोटीन जो दिखाई देता है, बीटा कैरोटीन पाया जाता है। ठीक है, और लीवर विटामिन ए में इसको क्या कर देते हैं, तो परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, रेडॉप्सिन के निर्माण में विटामिन ए क्या होते हैं, सहायक होते हैं। देखिए रेडॉप्सिन के कमी के कारण ही क्या होता है, तो रतौंधी होता है। ठीक है, क्या होता है, रतौंधी। आप पढ़ते होंगे कि विटामिन ए के कमी के कारण क्या होता है, तो रतौंधी होता है। विटामिन ए किसका निर्माण करते हैं, रेडॉप्सिन का निर्माण करते हैं। ठीक है, बॉडी जो दिखाई दे रहा है शरीर में, किसका निर्माण करते हैं, तो रेडॉप्सिन का निर्माण करते हैं। अगर रेडॉप्सिन का निर्माण कम हो जाएगा तो उससे क्या होने लगती है, तो रतौंधी नामक बीमारी होने लगती है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। हम बारी बारी से सब विटामिन को देख लेते हैं। देखिए, विटामिन बी1 की कमी से कर्मा कुंजन जैसी समस्या उत्पन्न होती है। देखिए, कुछ लोगों को खाना खाने में अधिक समय लगता है। ठीक है, और यह क्या होता है कि आपको जो फूड पाइप जो दिखाई दे रहा है, इसमें करने खाना क्या करते हैं, यह कर्मा कुंजन के माध्यम से क्या करते हैं, तो नीचे की हो जाते हैं। एक तरफ देखिएगा क्या होता है, तो फैलते हैं, फिर सुकुड़ते हैं, फिर फैलते हैं, फिर सुकुड़ते हैं। ठीक है, लेकिन ये सुकुड़ने और फैलने में विटामिन बी1 का क्या होता है, कि बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, अगर विटामिन बी1 की कमी हो जाती है, तो कहने का मतलब जो आदमी खाना खा रहा है, मुँह से निकल रहा है, तो उसको प्रेशर अधिक मात्रा में लगाना पड़ता है। वह क्या करते हैं, कुछ पहली स्थिति में यहाँ आते हैं, फिर यहाँ जाते हैं, फिर यहाँ जाते हैं, तो वह क्या करते हैं, उसको मुंह से प्रेशर क्या करना पड़ता है, उसको धकेलना पड़ता है नीचे। ठीक ना, यह कर्मा कुंजन की समस्या होती है। ठीक ना, किसके कमी के कारण, तो विटामिन बी1 के कमी के कारण, जिससे उसको खाना खाने में क्या लगता है, तो अधिक समय लगता है। ठीक ना, तो वही बात लिखा हुआ है कि विटामिन बी1 के कमी से क्या होती है, कर्मा कुंजन जैसी समस्या होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, खाना निगलने में समस्या होती है, और इससे खाना खाने में क्या लगता है, तो अधिक समय लगता है। और विटामिन बी1 की कमी से बेरी नामक बीमारी होते हैं। ठीक है, और इसका स्रोत क्या क्या होते हैं, तो चावल, मछली, सुअर का मांस इत्यादि। यहाँ तक क्लियर है। तो विटामिन बी1 की कमी से विटामिन बी1 के स्रोत कौन, चावल, मछली, सुअर और मांस इत्यादि। और इसके कमी से क्या होता है, तो कर्मा कुंजन जैसी समस्या आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, तो बेरी नामक बीमारी होती है। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव हम करा दी है, और ऑब्जेक्टिव का पूरा प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर उपलब्ध है, वहाँ से जा करके इसके प्लेलिस्ट को आप लोग देख सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव हम दृष्टि IAS का प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज है, उसे हम करा दिए हुए हैं। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। विटामिन बी2, देखिए विटामिन बी2 होठों के किनारे का फटना। ठीक है, कुछ लोगों को देखिए तो होइएगा कि होठ के किनारे क्या होता है, कि ये जो होठ दिखाई दे रहा है, होठ, ठीक है, इसके किनारे पर क्या होने लगता है, फटने लगता है, चिड़चिड़ाहट होने लगता है, फटने लगता है। तो इसी को किसके कारण होता है, तो विटामिन बी2 की कमी के कारण होता है। ठीक ना, तो वही लिखे हुए होठों के किनारे का फटना। ठीक ना, और जीभ में
ठीक ना, जिसको बोला जाता है त्वचा शोध। इसको क्या बोला जाता है? त्वचा शोध की बीमारी किसके कारण होता है? तो विटामिन B2 के कमी के कारण होता है। इसमें क्या होता है कि होठों के किनारे फटना और जीभ में क्या आने लगते हैं? सूजन आने लगते हैं। ठीक है, और इसके प्रोडक्ट कौन है? तो डेयरी प्रोडक्ट है। ठीक है, इसके स्रोत कौन हो गया? तो डेयरी प्रोडक्ट जो दिखाई देता है उसी को उसमें क्या पाया जाता है? तो विटामिन B2 पाया जाता है। अब हम आते हैं विटामिन B3। ठीक है, विटामिन B3 को D4 बीमारी भी बोला जाता है। ठीक ना, कहने का मतलब विटामिन B3 की कमी से D4 बीमारी भी होता है। ठीक ना, देखिए D4 में कौन कौन आता है? पहला होता है डर्मेटाइटिस। क्या होता है? डर्मेटाइटिस। ठीक है, इससे क्या होता है कि त्वचा में सूजन हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? त्वचा शोध भी बोला जाता है। ठीक ना, पहला कौन हो गया D4 का? डर्मेटाइटिस। ठीक है, दूसरा का होता है कि डायरिया। ठीक ना, क्या होता है? डायरिया, जिसको क्या बोला जाता है? अतिसार। इसमें क्या होता है कि इसके पेशेंट जो है उसके लिए लैट्रिन का दरवाजा हमेशा टाइम क्या रहता है? खुला हुआ रहता है अतिसार में। ठीक ना, टॉयलेट वो अधिक मात्रा में जाने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है डिमेंटिया, जिसको बोला जाता है मनोनाश। ठीक ना, कहने का मतलब जीने की इच्छा क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। ठीक ना, उसके बाद आ जाता है क्या चीज़? डेथ। ठीक है, पहले हो गया डर्मेटाइटिस, जिसमें क्या होता है? त्वचा में सूजन हो जाता है, उसी को क्या बोला जाता है? त्वचा शोथ बोला जाता है। दूसरा का क्या हो जाता है? डायरिया, जिसको क्या बोला जाता है? अतिसार। ठीक ना, उसके बाद होता है कौन? डिमेंटिया। इसमें क्या होता है कि मन का क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। अब जो इसके जो पेशेंट है उसको जीने की इच्छा समाप्त हो जाती है। ठीक है, वो भी क्या कर सकते हैं? सुशांत सिंह राजपूत बन सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है? जीने की क्षमता कम हो जाती है। उसके बाद क्या हो जाएगा? तो डेथ। यहाँ तक क्लियर है? तो विटामिन B3 की कमी के कारण क्या होता है? तो D4 बीमारी। पहला कौन? डर्मेटाइटिस, दूसरा डायरिया, तीसरा कौन हो गया? डिमेंटिया, उसके बाद कौन क्या हो जाता है? तो उसके बाद सीधे डेथ। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए विटामिन B5। ठीक है, विटामिन B5 से क्या होता है कि बालों का झड़ना, त्वचा शोध। ठीक है, विटामिन B1 के कमी के कारण क्या होने लगते हैं? तो बाल झड़ने लगते हैं और ये त्वचा शोध हो जाता है। इसके स्रोत होते हैं, स्रोत कौन कौन है? तो मीट, मछली, उसके बाद अबाकार्डो। क्या लिखा हुआ है? अबाकार्डो। ठीक है, यह अबाकार्डो जो है यह विदेश में मिलने वाला एक फल है जिसका नाम है अबाकार्डो। ठीक है, और ये गन्ना में भी पाया जाता है। किसका स्रोत? विटामिन B5 का स्रोत पाया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं विटामिन B6। देखिए विटामिन B6 के कमी से क्या होता है कि विटामिन B6 के कमी से नींद नहीं आता है। एक गाना भी है, गाना भी चलता है। ठीक ना, तुझे नींद ना आए, तुझे चैन ना आए तेरे बिना। ठीक है, तो वो तेरे बिना नहीं होता। वो करने का मतलब उसको कमी है, विटामिन B6 की कमी है। चुपचाप जाए, मेडिसिन के दुकान पर जाए, विटामिन B6 का गोली ले, विटामिन B6 का सेवन करे, उससे क्या हो जाएगा? उसको नींद आने लगेगी। तो विटामिन B6 के कमी के कारण क्या होता है? तो नींद नहीं आती है। ठीक है, इससे क्या होता है? नींद आने में समस्या होती है, और इससे क्या हो जाता है? रक्त अल्पता होता है और मांसपेशियों में क्या होने लगता है? कंपन होने लगता है। जो मांसपेशियाँ उसको क्या करने लगते हैं? वाइब्रेट करने लगते हैं। यहाँ तक क्लियर? तो ये हो गया कौन? विटामिन B6। ठीक है, और विटामिन B6 के स्रोत कौन कौन होते हैं? तो केला, सोयाबीन, ठीक ना, मीट, अखरोट, पनीर इत्यादि क्या होते हैं? तो विटामिन B6 का स्रोत होते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। विटामिन B7, इसमें से क्या होता है कि त्वचा में क्या होने लगती है? सूजन होने लगती है, और ये बालों का झड़ना, ये भी किसके कारण होता है? तो विटामिन B7 के कारण होता है। और इसके सोर्स होते हैं कौन? डेयरी उत्पाद, अंडे और कौन? जर्दिश, अंडे की जर्दिश। यहाँ तक लिखिए, डेयरी उत्पाद और अंडे की जर्दिश इसके क्या होते हैं? तो स्रोत होते हैं। ठीक है, जो अंडा का सेवन करते हैं, अंडा में क्या पाया जाता है? तो विटामिन B7 पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए विटामिन B9। ठीक है, विटामिन B9 ये क्या होता है कि RBC के वृद्धि में सहायक होते हैं। ठीक ना, विटामिन B6 किसका निर्माण करते हैं? विटामिन B9 क्या करते हैं? तो RBC के वृद्धि में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। ठीक ना, और ये इसके स्रोत कौन हो गए? मोटे अनाज होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब हम विटामिन B12 को देखते हैं। देखिए विटामिन B12 से क्या होता है कि RBC के निर्माण में क्या होते हैं? ये भी सहायक होते हैं, और इसके स्रोत कौन होते हैं? मीट और डेयरी उत्पाद होते हैं। ठीक है, अब देखिए विटामिन D। ठीक है, ये क्या करते हैं कि हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस की आपूर्ति करता है। ठीक है, विटामिन D क्या करते हैं कि हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस की आपूर्ति करता है। ठीक ना, और विटामिन D के कमी से बच्चों की हड्डियाँ ऐसे क्या होती है? तो मुड़ जाती है। कहने का मतलब बच्चों की जो हड्डी होती है ऐसे सीधा होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन देखिए इसको सीधा ना होकर के ऐसे कुछ मुड़ जाती है हड्डियाँ। ठीक ना, किसके कमी के कारण होता है? तो विटामिन D के कमी के कारण होता है।
ठीक है। तो बच्चों में हड्डी हड्डी ऐसे मुड़ जाती है, ठीक ना, जिसको बोला जाता है रिकेट्स। क्या बोला जाता है? रिकेट्स नामक बीमारी होता है, ठीक ना, जिसको बोला जाता है किनॉक्स प्रॉब्लम, ठीक है, इंग्लिश में बोला जाता है किनॉक्स प्रॉब्लम, जिसको क्या हो जाता है? तो रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। किसके कमी के कारण? तो विटामिन डी के कमी के कारण, ठीक ना। यह विटामिन डी क्या करते हैं? तो हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस को आपूर्ति करते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी यह प्रतिरक्षा के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है, ठीक ना। और इसमें क्या होता है? ऊतकों की मरम्मत में भी क्या करते हैं? तो सहायता करते हैं। जो ऊतक होते हैं, ऊतक की मरम्मत में भी क्या करते हैं? सहायता करते हैं। और प्रतिरक्षा के लिए भी क्या है? सहायक करने का मतलब एंटीबॉडी या एंटीजन के निर्माण में ये क्या होते हैं? सहायक होते हैं। कौन थे? विटामिन सी। और ऊतकों की मरम्मत में भी ये क्या होते हैं? सहायक होते हैं। और इसकी कमी से होने वाला रोग कौन है? स्कर्वी। कौन सा रोग है? स्कर्वी। और इसके स्रोत कौन होते हैं? खट्टे पदार्थ और हरी मिर्च। इसलिए आप देखिएगा कि आप कुछ पुराने आदमी को जो देखिएगा, आप अपने घर में पेरेंट्स लोगों को देखिएगा, जो पुराना दादा उदा लगेंगे, वो खाना के साथ साथ देखिएगा क्या खाते हैं? तो हरी मिर्च भी खाते हैं। और हरी मिर्च क्या है? तो विटामिन सी के क्या है? स्रोत है। और यह एक तरह से क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है। आगे हम चर्चा करवे करेंगे एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, ठीक है। तो विटामिन सी खत्म हो गया। अब हम देखते हैं विटामिन ई, ठीक है। विटामिन ई इसमें क्या होता है? त्वचा के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। त्वचा जो दिखाई दे रहा है, त्वचा के स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं? महत्वपूर्ण होते हैं। कौन थे? विटामिन ई। और इसके स्रोत होते हैं अखरोट और गेहूँ। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ को देखिए जिसको बोला जाता है एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। देखिए एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है कि जब आप भोजन को ग्रहण करते हैं तो उसके उपापचय के दौरान क्या होता है कि ऑक्सीजन के मुक्त कण बाहर निकलते हैं, ठीक ना। ऑक्सीजन के मुक्त कण जिसको बोला जाता है O-, ठीक ना, ये क्या करते हैं? यह बाहर निकलते हैं। इसी को बोला जाता है ऑक्सीडेंट। क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेंट बोला जाता है, ठीक है। क्या होता है कि जब आप भोजन करते हैं तो भोजन के पश्चात क्या होता है? उसके उपापचय के दौरान ऑक्सीजन के मुक्त कण निकलता है, जिसको बोला जाता है कौन चीज़? O-, इसी को बोला जाता है ऑक्सीडेंट, ठीक है। और ये जो दिखाई दे रहे हैं ऑक्सीजन के माइनस के लिए कते होते हैं? प्रतिक्रियाशील होते हैं, या बहुत क्रियाशील होते हैं, ठीक है। और अगर यह एंटीऑक्सीडेंट है, अगर यह एंटीऑक्सीडेंट निकले और यह अगर आपके अग्नाशय से टकरा जाए तो आपको इंसुलिन जो स्रावित होता है उसको भी क्या कर सकता है? प्रभावित कर सकता है। तो जिससे आपको क्या हो जाएंगे? मधुमेह करने का मतलब डायबिटीज हो सकते हैं। अगर यह आपके लीवर से टकरा जाए तो आपको लीवर को भी काम करना या क्या कर सकते हैं? बंद कर दे सकते हैं, ठीक है। अगर यह आपके आँख से टकरा जाएगा तो आपको मोतियाबिंद भी हो सकता है, ठीक है। कौन? तो यही ऑक्सीजन के माइनस कण जिसको बोला जाता है O-, ठीक है। लेकिन यह जो ऑक्सीडेंट है इसको भी निष्क्रिय करने का काम करता है कौन? तो एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। अगर ऑक्सीजन के O- कण उपापचय के दौरान निकलते हैं तो अगर विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन सी जो आपको दिखाई दे रहा है, ये तीनों, और सेलेनियम, ठीक है, ये जो दिखाई दे रहा है ये किसके रूप में काम करते हैं? तो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करते हैं। जब ये ऑक्सीजन के माइनस कण निकलते उत्पन्न होते हैं तो उसको मारने का काम कौन करते हैं? तो वही विटामिन ए या विटामिन ई या विटामिन सी या सेलेनियम उसको क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं, ठीक है। और इसका करने का मतलब ऑक्सीडेंट, इसका सबसे अच्छा स्रोत जो दिखाई देता है एंटीऑक्सीडेंट का वो होता है हरी मिर्च, ठीक है। हरी मिर्च इसलिए देखिएगा कि आपके जो फैमिली में अदर जगह देखिएगा जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो खाने के साथ साथ किसका सेवन करते हैं? तो हरी मिर्च भी मांगते हैं। तो हरी मिर्च क्या है? एक प्रकार से एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलिए हम आगे देखते हैं। चलिए देखिए ये क्या होता है? उपापचय के दौरान शरीर में मुक्त कणों का निर्माण होता है, ठीक ना। और यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया, यह कोई भी आदमी कितना भी स्वस्थ हो वो सब में होता है, ठीक है। यह उपापचय करने का ऑक्सीजन के O- कण हेल्दी भी हो, बीमार भी हो, कुछ भी हो, उसमें से क्या निकलते हैं? ऑक्सीजन के O- कण निकलते हैं, ठीक है। ये मुक्त कण प्रायः ऑक्सीजन के होते हैं। किसके होते हैं? ऑक्सीजन के, जो अति उत्साहित एवं सक्रिय होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? किंतु यह शरीर के लिए क्या होते हैं? खतरनाक होते हैं। उत्साहित और सक्रिय होते हैं लेकिन ये शरीर के लिए क्या होते हैं? खतरनाक होते हैं। और ये मुक्त कण से कथी? कैंसर या मोतियाबिंद भी हो सकता है, ठीक है। ये जो मुक्त कण दिखाई दे रहा है ऑक्सीजन के जो मुक्त कण, इससे कथी हो सकता है? मोतियाबिंद और कैंसर भी हो सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं।
एक मिनट, तो चलिए देखिए इसे क्या हो सकती है, हृदय की बीमारी इत्यादि हो सकती है, ठीक ना। इन्हें निष्क्रिय करने वाले कणों को हम क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट भी कहा जाता है, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट में कौन कौन, विटामिन ए, ई, सी और सेलेनियम आते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब हम आते हैं विटामिन के पर, ठीक है। विटामिन के पर देखिए प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है कि यह रक्त को थक्का बनाने में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। तो विटामिन क्या करता है शरीर में, तो किसका निर्माण करता है, तो प्रोथ्रोम्बिन। और ये प्रोथ्रोम्बिन क्या करते हैं कि रक्त को थक्का बनाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, ठीक है। और इसके विटामिन के स्रोत कौन कौन हो गए, तो गाजर, टमाटर, पत्ती गोभी, मछली इत्यादि क्या होते हैं, तो विटामिन के स्रोत है। चलिए अब हम देखते हैं खनिज एवं लवण। खनिज लवण, पहले हम देखते हैं आयोडीन, ठीक है। आयोडीन से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है। और इससे क्या होता है कि शिशु मृत्यु हो सकता है, ठीक है। अगर कोई गर्भवती महिला है, ठीक ना, और उसके गर्भवती महिला के बॉडी में अगर आयोडीन की कमी हो जाती है, ठीक ना, तो उसके शिशु का मृत्यु क्या हो सकता है, गर्भ में उसका शिशु का मृत्यु हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। तो इसलिए बोला जाता है गर्भवती महिला को आयोडीन का सेवन करना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है, जिससे कहती घेंघा रोग नहीं हो और मृत शिशु का न होना, ठीक है। नहीं होगा, आयोडीन की कमी हो जाता है तो मृत शिशु क्या हो सकती है, गर्भाशय में मृत्यु हो सकती है, ठीक है। अब अगिल का खनिज लवण देखते हैं आयरन। इससे क्या होता है कि रक्त अल्पता, क्या होता है, रक्त अल्पता, ठीक है। और शिशु में कम वजन, शिशु जो दिखाई दे रहा है बच्चा में क्या हो सकता है, कम वजन भी हो सकता है, ठीक है। रक्त अल्पता, ठीक है, और ये कम वजन। आगे देखिए जिंक से क्या होता है कि यह घाव को भरने में कठिनाई होती है। अगर जिंक की कमी हो गया, खनिज तत्व जिंक की कमी होता है तो घाव के भरने में क्या होती है, कठिनाई होती है। आगे हम देखेंगे। और इससे स्टंटिंग क्या होता है, स्टंटिंग जिसको बोला जाता है गर्भपात, उसको हम आगे देखेंगे स्टंटिंग, ठीक है। और इंसुलिन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, किससे, जिंक की कमी के कारण। यहाँ तक क्लियर है। चलिए यहाँ तक देखिए। अब हम देखते हैं फ्लोराइड। देखिए फ्लोराइड से क्या होता है कि दांतों का झरना, क्या हो जाता है, दांतों का झरना, हड्डियों का कमजोर होना इत्यादि किसके कमी के कारण होता है, तो फ्लोराइड के कमी के कारण दांत भी झरने लगता है और हड्डियाँ क्या होने लगती है, कमजोर होने लगती है इत्यादि। अब हम देखते हैं सेलेनियम की कमी से क्या होता है, तो कैंसर का खतरा होता है, किसके कमी के कारण, सेलेनियम से, ठीक है। अभी हम देखें आयोडीन से क्या होता है, आयोडीन यहाँ दिखाई दे रहा है। आयोडीन से क्या होता है, घेंघा रोग होता है। और इससे क्या होती है, शिशु मृत्यु का होना, कहीं मृत शिशु का होना, ठीक है। कहते हैं आयोडीन के जब गर्भवती महिला जो दिखाई दे रहा है, गर्भवती महिला में आयोडीन की कमी होती है तो क्या होता है, तो मृत शिशु का होना, किसके कमी कारण, आयोडीन। दूसरा का आता है आयरन जो दिखाई दे रहा है, इसमें रक्त अल्पता, ठीक है। कहने का मतलब खून की इसमें कमी हो जाती है। आयरन के कारण क्या होता है, खून की कमी। और शिशु में क्या होता है, कम वजन। यहाँ तक क्लियर है। और जिंक के कमी के कारण क्या होता है कि घाव को भरने में क्या होती है, कठिनाई होती है, ठीक है। घाव जल्दी से भरते नहीं है। और स्टंटिंग आगे हम चर्चा करेंगे, स्टंटिंग जिसको बोला जाता है गर्भपात। और इंसुलिन की कमी कौन से खनिज के कारण, तो जिंक के कारण। अगले का होता है फ्लोराइड से क्या होता है कि दांतों का झरना, हड्डियों का कमजोर होना इत्यादि, ठीक है, किसकी कमी के कारण, फ्लोराइड की कमी का। और सेलेनियम से क्या होता है, सेलेनियम की कमी से किसका, कैंसर का खतरा बना रहता है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं सोडियम और पोटेशियम। देखिए ये क्या करते हैं कि तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति, ठीक है। ये क्या करते हैं, तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति। देखिए आप लोग तंत्रिका कोशिका पढ़े होंगे, ठीक है। ये होता है एक्सॉन। और यहाँ पर हम बना लेते हैं दूसरी तंत्रिका कोशिका, ठीक है। बीच में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। यह एक दूसरा से जुड़े होते हैं, किसके माध्यम से, एक्सॉन के माध्यम से, ठीक है। और इस तंत्रिका तक जो संदेश होता है, संदेश का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है, तो वही सोडियम और पोटेशियम के माध्यम से, किसके, सोडियम और पोटेशियम के माध्यम से। तो वही लिखा हुआ है कि सोडियम एवं पोटेशियम के कमी के कारण क्या होता है, तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति में, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम क्या करते हैं, तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति में सहायता करते हैं, ठीक है। और हृदय की गति में संतुलन, ठीक है, क्या करते हैं, हृदय की गति में संतुलन। और ये रक्तचाप के संतुलन में भी, किसके, रक्तचाप के संतुलन में भी काम करता है, कौन, सोडियम और ये पोटेशियम। और इस शरीर में तरल पदार्थों का संतुलन में भी काम करते हैं, कौन चीज़, सोडियम और पोटेशियम। ये भी क्या करते हैं, शरीर जो दिखाई देता है,
शरीर में तरल पदार्थों का संतुलन भी करते हैं कौन, तो सोडियम और पोटेशियम। और आगे देखिए मांसपेशियों के संकुचन में भी, ठीक है, किसका योगदान रहता है, तो सोडियम और पोटेशियम। जो मांसपेशियाँ जो आपको दिखाई दे रहा है वो कभी सिकुड़ता है कभी फैलता है, ठीक है, सिकुड़ने और फैलने में मांसपेशियाँ का योगदान कौन करता है, तो वही सोडियम और पोटेशियम। यहाँ तक क्लियर है। और देखते हैं कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम ये क्या करते हैं कि हड्डियों के लिए आवश्यक होते हैं कौन, कैल्शियम। और यह तंत्रिका आवेग के हस्तांतरण में सहायक होते हैं कौन, तो कैल्शियम हड्डियों के लिए आवश्यक और तंत्रिका आवेग के हस्तांतरण में के लिए आवश्यक होते हैं। चलिए तो अब हो गया खनिज और लवण समाप्त। अब हम आगे देखते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए पहले अपने से बनाइए। हमें उम्मीद है कि आप लोग बना लीजिए होइएगा। अभी पीछे ही पढ़ा है। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला है कैल्शियम, दूसरा है आयरन, तीसरा है सोडियम, ठीक है। बोला जा रहा है कि मांसपेशियों के संकुचन के लिए मानव शरीर को उपयुक्त में से कौन सा खनिज आवश्यक है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ाएं सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, सोडियम Na और पोटेशियम का K, ठीक है। ये क्या होते हैं, हड्डी जो दिखाई दे रहा है, हड्डी नहीं, मांसपेशियों के संकुचन और फैलने के लिए क्या है, ये आवश्यक होते हैं कौन, सोडियम और पोटेशियम। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, सोडियम दिए हुआ है, ठीक है। कैल्शियम होगा नहीं और आयरन भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। और कहने का मतलब कौन, कैल्शियम भी अभी बताया। कैल्शियम क्या करता है कि तंत्रिका आवेग और हड्डियों के हस्तांतरण के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, 1 और 3। तो इसका आंसर हो जाएगा C। यहाँ तक क्लियर है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। बोला जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन तंत्रिका जो दिखाई दे रहा है, मांसपेशियों में संकुचन के लिए मानव शरीर के कौन उपयुक्त में से कौन सा खनिज आवश्यक होगा, तो एक कैल्शियम और दूसरा कौन, सोडियम। यहाँ तक क्लियर है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा C। आगे देखते हैं। ये आसान सा क्वेश्चन है, 2008 में पूछा गया हुआ है। देखिए बोला जा रहा है कि लोहे की कमी की वजह से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया होता है, खून की कमी होता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा B। चलिए अब हम आगे देखते हैं। ये बनाइए। चलिए इसको मिलान करने वाला मिलान कीजिए। देखिए विटामिन C, तो विटामिन C से क्या होता है, तो स्कर्वी होता है, ठीक है। 1 मिनट। विटामिन C से क्या होता है, तो स्कर्वी होता है, ठीक ना। विटामिन D से क्या होता है, तो रिकेट्स होता है, ठीक है। विटामिन E से रतौंधी, तो ये क्या है, ये गलत है, ठीक है। कहने का तो विटामिन E के कमी से क्या होता है, तो रतौंधी नहीं होता है। यहाँ तक क्लियर है। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। सिर्फ कौन सा, ये 1 और 2, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, A, ओनली 1 और 2। चलिए इसको भी बनाइए, लीजिएगा बनाइए। अभी हम पढ़ाएं एंटीऑक्सीडेंट, उसी से क्वेश्चन है, 2011 में पूछा गया हुआ है। देखिए बोला जा रहा है, क्या बनाइए, कुछ देर और देते हैं। देखिए बोला जा रहा है कि आहार में ताजे फल और सब्जियों के नियमित सेवन का सुझाव दिया जाता है, क्योंकि वे एंटीऑक्सीडेंट का एक अच्छा स्रोत है, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट एक व्यक्ति को स्वास्थ्य बनाए रखने और दीर्घ आयु को बढ़ावा देने में कैसे मदद करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो देखिए वे क्या करते हैं,
चयापचय के दौरान उपापचय के दौरान शरीर में उत्पन्न होने वाले मुक्त कणों को क्या कर देते हैं, बेअसर करते हैं। जो सलाद उलाद खाते हैं ठीक ना, या मिर्च उर्च खाते हैं, या विटामिन ए हो गया, विटामिन ई हो गया, और सेलेनियम हो गया, और विटामिन डी हो गया, इसे क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करते हैं। और इसका सबसे बढ़िया होता है कौन, हरी मिर्च। और सलाद उलाद जो भोजन के साथ आप लोग ग्रहण करते हैं तो यह किस रूप में काम करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करते हैं। और यह ऑक्सीजन के O- कण जिसको बोला जाता है ऑक्सीडेंट, इसको ऑक्सीडेंट को क्या कर देते हैं, तो निष्क्रिय कर देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अब हम देखते हैं संतुलित आहार। ठीक है, जिसको बोला जाता है बैलेंस डाइट। ठीक है, तो आइए अब हम संतुलित आहार को देखते हैं। देखिए, संतुलित आहार वह आहार जो शरीर के सही तरीके से कार्य करने हेतु आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करे। इनमें दैनिक कैलोरी खर्च करने के अनुरूप भोजन ग्रहण किया जाता है। ठीक है, ताज़े फल, ताज़ी सब्जियां, साबुत अनाज आदि संतुलित आहार में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है, तो खाने का मतलब वह आहार जो शरीर को किस रूप में सही तरीके से कार्य करने हेतु आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, तो संतुलित आहार बोला जाता है। ठीक है, जिसको बोला जाता है बैलेंस डाइट। ठीक है, आगे चलिए, संतुलित आहार हो गया। अब हम देखते हैं कुपोषण। देखिए कुपोषण, कुपोषण जिसको बोल, ठीक है, देखिए कुपोषण में क्या होता है कि शरीर में पोषक तत्व और खनिजों का असंतुलन ही क्या कहलाता है, कुपोषण कहलाता है। ठीक है, कहने का जो शरीर है बॉडी में किसका, बॉडी में शरीर में पोषक तत्व और खनिज की कमी क्या कहलाते हैं, और कुपोषण कहलाते हैं। ठीक है, इसमें आता है एक स्टंटिंग। क्या होता है, स्टंटिंग। देखिए स्टंटिंग क्या होता है, तो स्टंटिंग उम्र के हिसाब से कम लंबाई का होना। ठीक है, कहने का मतलब उम्र अधिक है और लंबाई कती है, कम है, तो उसी को हम क्या बोला जाता है, स्टंटिंग बोला जाता है। ठीक है, तो अगर पूछ दे स्टंटिंग क्या होता है, तो उम्र के हिसाब से कम लंबाई, ये भी क्या होता है, तो एक प्रकार का कुपोषण है। ठीक है, अगले का होता है कि वेस्टिंग। क्या होता है कि वेस्टिंग। ठीक है, इसमें वेस्ट होता है, देखिए लंबाई के हिसाब से कम वजन। ठीक ना, कहने का मतलब लंबाई अधिक है, ठीक ना, लेकिन एकदम खिरगिटी की तरह सब चीज़ उसका दिखाई दे रहा है, उसमें वजन नहीं है, इसी को बोला जाता है कौन चीज़, तो वेस्टिंग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, इसलिए बोला इतना लंबा कौन काम के कि इसमें कोनो वजन ही नहीं है उतना। ठीक है, इसी को बोला जाता है वेस्टिंग। तो लंबाई के हिसाब से कम वजन, इसी को क्या बोला जाता है, वेस्टिंग। और उम्र के हिसाब से कम लंबाई, इसको क्या बोला जाता है, स्टंटिंग। यहाँ तक क्लियर है। अब हम देखते हैं अदृश्य भूख। ठीक है, किसको देखेंगे अब हम, अदृश्य भूख को। चलिए, इसमें व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में खनिज एवं विटामिन नहीं मिल पाता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, अदृश्य भूख। जैसे कि देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत गरीब लोग क्या कर रहे हैं, अगर मान के चलिए कोई बच्चा है, ठीक ना, वो क्या कर रहे हैं, खाली नून और भात खा रहे हैं। ठीक ना, तो नून भात खा रहे हैं, तो नून भात खाने का मतलब वो सिर्फ किसका सेवन कर रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का क्या कर रहे हैं, तो सेवन कर रहे हैं, लेकिन वह प्रोटीन और खनिज लवण का सेवन कर पा रहे हैं। ठीक ना, संतुलित आहार बैलेंस डाइट का वो सेवन नहीं कर रहा है। ठीक ना, तो इसी को बोला जाता है कौन चीज़, तो अदृश्य भूख। ये भी क्या होता है कि एक प्रकार का कुपोषण है। ठीक ना, इसमें क्या होता है कि इसमें व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में खनिज एवं विटामिन नहीं मिल पाता है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, तो इसी को बोला जाता है अदृश्य भूख। हम आगे देखते हैं, मोटापा। ठीक है, देखिए मोटापा भी एक प्रकार का कुपोषण है। ठीक है, मोटापा तो देखिए मोटापा क्या होता है। ठीक है, आप लोग मोटा नहीं होइएगा, देखिए पढ़ के। चलिए, देखिए मोटापा, ठीक है, यह भी कुपोषण का एक प्रकार है। ठीक नहीं, अगर कोई लोग सोच रहे हैं कि हम मोटा हो गए हुए हैं तो हम बहुत हेल्दी है, ऐसा बात नहीं है। मोटापा भी क्या है, एक प्रकार का कुपोषण है। ठीक है, अगर आप उसको भी आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन के बाद आप कह सकते हैं कि आदमी मोटा है। ठीक है, और यह क्या है, कुपोषण का शिकार है। चलिए देखिए, मोटापा यह भी कुपोषण का एक प्रकार है, जिसमें वसा का संचय होता है। किसका संचय होता है, तो वसा का संचय होता है।
ठीक है। देखिए, और ये मोटापा निकालने का एक इंडेक्स आता है जिसको बोला जाता है बॉडी मास इंडेक्स। क्या बोला जाता है? बॉडी मास इंडेक्स बोला जाता है, ठीक है। मोटापे के माप की एक इकाई है, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है? बॉडी मास इंडेक्स। देखिए, बॉडी मास इंडेक्स बराबर में जो होता है, ठीक ना, ये फार्मूला है, ठीक ना। इससे आप किसी के भी व्यक्ति का जान सकते हो वह जो मोटा हुआ है वह रियलिटी में मोटा हुआ या कुपोषण का शिकार है या भोंपूमल है, ठीक है। चलिए देखिए, उसमें क्या कीजिएगा, उसका वजन नापिएगा, उसका वजन कितना है, ठीक ना, और बट्टे में भाग दे दीजिएगा किससे? लंबाई से, ठीक है। इसी को बोला जाता है बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। अगर देखिए, अगर 30 BMI जिसको बोला जाता है बॉडी मास इंडेक्स से अधिक वाला व्यक्ति मोटा माना जाता है, ठीक है। देखिए, जिसका कहने का मतलब है बॉडी मास इंडेक्स 30 से अधिक होगा, अधिक वाला जो व्यक्ति होगा, ठीक ना, अगर उसके कहने का मतलब वजन जितना होगा उतना, और बट्टे में उसके लंबाई से जब भाग दे दीजिएगा, अगर उसका मान 30 से अधिक आ गया, ठीक है, कहने का उसका BMI 30 से अधिक आ गया बॉडी मास इंडेक्स, तो उस व्यक्ति को क्या माना जाएगा? मोटा माना जाएगा। और मोटा जो होगा वह भी एक प्रकार का क्या है? कुपोषण है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब थोड़ी कुछ समय की और क्लास बची हुई है, हमारा न्यूट्रिशन चैप्टर समाप्त हो जाएगा। एक मिनट, चलिए देखिए, कुपोषण के प्रकार हम अभी बताएं। अदृश्य भूख, जिसमें क्या किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट का जो सेवन करते हैं, ठीक है। नून भात खा रहे हैं तो उसका मतलब क्या कि आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का सेवन कर रहे हैं, विटामिन और खनिज का सेवन नहीं कर रहे, उसी को बोला जाता है अदृश्य भूख। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, इसको क्या बोला जाता है? अदृश्य भूख। दूसरा का आता है स्टंटिंग। अभी बताएं, स्टंटिंग करने का मतलब होता है उम्र के हिसाब से लंबाई का कम होना। ये क्या हो गया? स्टंटिंग, ठीक है। उम्र के हिसाब से लंबाई क्या होता है? कम होता है, उसी को क्या बोला जाता है? स्टंटिंग। तीसरा का हम बताएं वेस्टिंग। क्या बताएं? वेस्टिंग। इसमें कहने का मतलब लंबाई के हिसाब से वजन क्या होता है? कम होता है, तो उसी को क्या बोला जाता है? वेस्टिंग। इसको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। स्टंटिंग क्या होता है, वेस्टिंग क्या होता है, और अदृश्य भूख क्या होता है। उसके बाद आता है मोटापा। मोटापा मापने की इकाई को हम क्या बोलते हैं? BM और I, जिसको कभी बोला जाता है? बॉडी मास इंडेक्स। यहाँ तक क्लियर है? देखिए, अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति है, उसका वजन है 100 kg, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? और 100 kg और उसका लंबाई कितना है? 1.5 मीटर, ठीक है। कहने का एक मिनट, इसको मिटा देते हैं, रुक जाइए। अब देखिए, कोई व्यक्ति है जिसका वजन कितना है? वजन है 100 kg, ठीक है, और उसके लंबाई दिए हुआ है कितना? 1.5 मीटर या 2.25 मीटर, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, ठीक है। लेकिन उसका लंबाई यहाँ पर गलती 2.5 मीटर हम मान लेते हैं, ठीक है। 2.5 मीटर है, ठीक है। 2.25 है, यहाँ तक। अब इससे हम इसको क्या करेंगे? भाग देंगे, तो इसका कहने का मतलब बॉडी मास जो आएगा कितना आएगा? 40 आएगा। तो जब बॉडी मास इंडेक्स 40 आ गया तो यह क्या होगा? मोटा आदमी होगा, ठीक है। अगर वही कहने का मतलब, एक मिनट रुक जाइए, इसको मिटा देते हैं, दूसरा को भी समझ लीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि फिर 100 kg वजन लिए और उसके भाग दे रहे हैं, उसका लंबाई कितना हो गया? 1.8 मीटर, ठीक है। जब इससे हम इसमें भाग देंगे तो इसका कहने का मतलब कितना आएगा? 30 मान आएगा, ठीक है। 30 आ गया, ठीक है, तो यह क्या होगा? मोटा नहीं कहलाएगा। या 30 से कम है तो वह क्या कहलाएगा? मोटा नहीं कहलाएगा। वही जब बॉडी मास इंडेक्स 30 से अधिक हो जाएगा तो उसी को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो मोटा बोला जाता है। मोटा भी क्या है? एक प्रकार का कुपोषण है। चलिए, एक चीज़ और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल और उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया हुआ, वहाँ से जाकर के इसका PDF का आप लोग क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आज हमारा चैप्टर न्यूट्रिशन समाप्त हुआ, जीवों में पोषण समाप्त हो गया। आगे हम चर्चा करेंगे बायोलॉजी का अगला चैप्टर होगा सेल, ठीक है, जिसको बोला जाता है कौन चीज़? कोशिका। आगे की वीडियो में हम सेल को ख़त्म करेंगे, कोशिका को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर चलिए, और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहाँ से जाकर के इसको डाउनलोड आप लोग कर सकते हैं। धन्यवाद।